गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने कुछ होमवर्क दिया था, तो आज पहले हम वो सारे सवाल सॉल्व करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में हमने पूछा था कि अगर आपका आंसर सोहॉर्स प्रोजेक्शन के मेथड से अगर गलत आ रहा है तो आप पूछिए। तो ऐसा किसी ने वो सवाल पूछा नहीं, तो आई थिंक आप सभी का सही आया होगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे। कम टू द क्वेश्चन नंबर 17। तो अब देखो हमारे पास जो बेस दे रखा है दैट इज स्ट्रॉन्ग बेस। बेस हमारा क्या है? दैट इज स्ट्रॉन्ग बेस। अब स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये E1 और E2 में कंपेयर करो, कौन सा देगा? तो 100% कौन सा दे देगा? ये E2। E2 भी दे सकता है और SN2 भी दे सकता है। तो अब कहां पे चला हमने? हीट पे चले। हीट को देखा तो हमें क्या पता चलेगा कि ये E2 रिएक्शन दे रखा है। हीटिंग दे रखा है मतलब ये E2 रिएक्शन देगा। तो ये कंफर्म हो गया कि रिएक्शन क्या होना है? E2 रिएक्शन है। अब E2 रिएक्शन के लिए जो बेसिक कंडीशन है क्या है? फर्स्ट कंडीशन इज बीटा हाइड्रोजन, और सेकेंड कंडीशन क्या है? एंटी इलिमिनेशन। मतलब इलिमिनेशन जो होगा वो एंटी पोजीशन पे लिविंग ग्रुप और हाइड्रोजन एटम रहेगा तभी होगा। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे जो हमारे पास ये कार्बन है दिस इज अल्फा कार्बन और दिस इज बीटा कार्बन। हाइड्रोजन अवेलेबल है मीन्स वी हैव बीटा हाइड्रोजन। अब एंटी एलिमिनेशन देखने मतलब एंटी पोजीशन पे लिविंग ग्रुप और H होने चाहिए। तो अब हमें पहले क्या करने हैं? इस ग्रुप को, इस H को एंटी साइड में रखना है। तो अब देखो किसी हमारा ये फीचर प्रोजेक्शन है, तो हम किसी एक ग्रुप को फिक्स रख करके बाकी तीन को रोटेट कर सकते हैं। तो हमने क्या बोला कि हम इसको फिक्स रख रहे हैं और इस वाले को रोटेट कर रहे हैं। इसको यहाँ भेजा, इस वाले को यहाँ भेजा और इस वाले को यहाँ भेजा। तो जैसे ही नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे ये वाला ओके एंड ओके। और ये आई जो था वो कहाँ पे आ जाएगा? आई हमारा इधर को आया। तो मैं रोटेट कैसे कर रहा हूँ ये देखो। पहले रोटेट करने के लिए हमने इसको इधर भेजा, इस वाले को इधर भेजा और इस वाले को इधर भेजा। तो आई जो है हमारा कहाँ आ गया? यहाँ पे हमारा आई आ जा रहा है। आई के बाद जो हमारा ये है एच इधर को चला गया और PH यहाँ पे आ गया। नीचे वाले ग्रुप को हमने क्या रखा था? फिक्स रखा है, जैसा है उसी तरह से हमने रख रखा है। अब देखो ये I और ये H एंटी साइड है, मीन्स एंटी एलिमिनेशन हो सकता है। और हमने C2H5O- दे रखा। बेस क्या करेगा? H+ को लेकर के जाएगा। तो जैसे ही H+ यहां से रिमूव होता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां सप्लाई करेगा और ये यहां से रिमूव हो जाएगा। तो क्या मिलेगा हमें? हमें यहाँ पे एक डबल बॉन्ड मिलेगा। तो डबल बॉन्ड में बना लो। दूसरा डबल बॉन्ड आ जाओ। तो इन दोनों कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बन गए। अब याद करो हमने क्या बताया है कि वर्टिकल लाइन पे जो ग्रुप अवेलेबल हैं उसको क्या बोलेंगे? वो सेम साइड रहते हैं। तो एक ग्रुप इधर लिख दो और एक ग्रुप इधर लिख दो, दूसरे वाले इधर। तो किसी भी एक साइड में किसको रख दूं? PH और CH3 को। तो रखो यहाँ पे हमने PH रखा और यहाँ पे हमने CH3 रखा। यहाँ PH के साथ कौन है? H। तो यहाँ पे H आ जाएगा और यहाँ पे CH3 के साथ कौन सा है? PH। कौन सा फॉर्म आ रहा है? ये दिस इज ट्रांसफॉर्म। क्लियर है? अब देखो इसी सवाल को हम लोग कैसे कर सकते हैं? सोहॉर्स प्रोजेक्शन से भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं ना इसको पहले सोहॉर्स से भी बता के देखता हूँ कि सोहॉर्स से कैसा आता है। अब देखो इसका अगर मैं सोहॉर्स ड्रॉ करूं तो क्या होगा? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, करेक्ट है। इन दोनों कार्बन को रिप्रेजेंट किया, अबव वाले को रिप्रेजेंट करता हूं। तो क्या बताया है कि लेफ्ट साइड में अबव वाला और राइट साइड में बॉटम वाला। तो इसको रिप्रेजेंट कर लीजिए आप अच्छे से, ठीक है। अब देखो तो इसको सीधा ये जो पूरे ग्रुप को उठा करके यहाँ पे ले आने हैं, तो मैं सीधा इसको उठाकर यहाँ पे लेकर के आता हूं। तो आई कहाँ आ जाएगा हमारा? आई हमारा यहाँ पे आ जाएगा। H अबव द प्लेन और PH क्या चला गया? बिलो द प्लेन। उसी तरह जो नीचे वाले ग्रुप है उसको क्या करने हैं? सीधा पलट के रख देने हैं। तो CH3 को ऊपर लेकर के आ गए और H क्या है? लेफ्ट मतलब बिलो साइड। और PH क्या है? अबव साइड। PH क्या आ गया हमारा? अबव साइड आ गए। यहां तक क्लियर हुआ? अब क्या करने हैं? एंटी एलिमिनेशन कराने हैं। तो एंटी एलिमिनेशन के लिए इसको एंटी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए इसको पहले आप एंटी फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए।
तो एंटी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो इस वाले को एंटी फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना, तो मैं इसको ऐसे रखा यहाँ पे ग्रुप, और चलो यहाँ पे हमारा I है, here will be H, here we will have PH। अब देखिए मैं इसको रोटेट करके नीचे लेकर के आया हूं, तो इस वाले को रोटेट करके नीचे आया तो CH3 नीचे आ गया, तो PH कहाँ चला जाएगा, बैकवर्ड साइड, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा PH आ जाएगा। और जो H था, जो H अभी बिलो द प्लेन था, वो क्या हो जाएगा, अबव द प्लेन आ जाएगा, इधर H अबव द प्लेन आ जाएगा। सर हमें क्या चाहिए था, सर गलती हुई, यहां से क्या करने हैं, H को यह चाहिए ना, I के अपोजिट में H चाहिए, हमने क्या लिया है CH3। तो इस वाले पार्ट को थोड़ा सा मैं हटाता हूं यहाँ पे, ओके। अब देखिए यहाँ पे हमें H चाहिए ना, तो H जैसे ही चाहिए मैं H को यहाँ पे लेकर के आता हूँ, तो इसको 30 डिग्री पे रोटेट कर दूं, तो 30 डिग्री पे रोटेट करने के बाद जो इस H को इधर एंटी क्लॉकवाइज 30 डिग्री पे रोटेट किया, तो जैसे 30 डिग्री पे रोटेट करोगे तो H यहाँ पे आ जाएगा। अब अगर H यहाँ पे आता है तो ये CH3 जो अभी प्लेन में था वो बैक साइड चला जाएगा, मतलब पीछे के साइड चला जाएगा, बिलो द प्लेन। और जो PH था वो कहाँ जाएगा, अबव द प्लेन आ जाएगा, यहाँ पे अबव द प्लेन था, अभी भी क्या रह जाएगा, ये अबव द प्लेन रह जाएगा। अब इसका एंटी एलिमिनेशन कराइए। अब देखिए तो जो बेस है हमारा ETO माइनस क्या करेगा, यहां से H को लेके जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां सप्लाई किया और यहां से बाहर निकल गया। तो अब क्या बने हमारे पास, तो अब हमारे पास डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। चलिए डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। और जो भी पीएच है देखो, मैं लिख देता हूं फटाफट, ये बताया है कि लास्ट क्लास में इसको कैसे अरेंज करते हैं। तो ये पीएच हमने इस वाले को जो बिलो द प्लेन है उसको अबव साइड रख देते हैं, बिलो द प्लेन वाले को अबव साइड रख दिया। तो यहाँ पे देखो बिलो द प्लेन कौन है, CH3 है, तो CH3 को अबव द साइड रख दिया। और जो दूसरा है तो अबव द प्लेन उसको नीचे बॉटम के साइड रख दिया, अबव द प्लेन बॉटम के साइड रख दिया। देखो अभी क्या आ गया, ये ट्रांसफॉर्म आ गया हमारा। क्लियर है, ये सवाल समझा कैसे करने हैं, दोनों ही मेथड से हम समझ गए हैं। आपको किसी को इसमें डाउट हो तो पूछिए, क्योंकि इन सवालों में आप गलती कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया प्रोडक्ट बताइए। अब देखो इस वाले सवाल में, सवाल की खासियत क्या है कि हमारे पास 2D हैं, मैं इसको थोड़ा इस तरीके से लिख लेता हूं, है ना, ऐसे लिखो, यहां पे X है। अब ये कार्बन जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर 18 पे बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 18 में ये जो कार्बन है हमारा, ये भी बीटा कार्बन है और ये भी बीटा कार्बन है। इसके पास भी बीटा हाइड्रोजन नहीं है, ड्यूटेरियम है, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, ड्यूटेरियम है। यहाँ पे D है और यहाँ पे H है। तो H और D दोनों ही एलिमिनेशन रिएक्शन दे सकता है, और अल्कोहलिक KOH हीटिंग दे रखा है, मतलब रिएक्शन क्या होनी है, E2 ही होनी है। अब देखो ये भी रिमूव हो सकता है और ये भी रिमूव हो सकता है, डबल बॉन्ड यहां भी बन सकता है, डबल बॉन्ड यहां भी बन सकता है, कहां पे बनेगा। तो हमने पढ़ रखा है कि आइसोटॉप्स जैसे जैसे हैवियर होते चलते हैं उनका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, इंक्रीज करता चलता है, मींस हैवियर आइसोटॉप्स विल हैव स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। तो हैवियर आइसोटॉप्स का बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, ज्यादा होता है। तो कौन सा बॉन्ड पहले टूटेगा, जिसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा। तो C और D का बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, C और H के बॉन्ड स्ट्रेंथ से ज्यादा होगा। तो बॉन्ड पहले कौन टूटेगा, ये टूटना क्या होगा, आसान होगा। मतलब अगर एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो इस H का एसिडिक स्ट्रेंथ इस D के एसिडिक स्ट्रेंथ से हमेशा ज्यादा होगा। तो OH किसको लेकर के जाएगा, इस वाले को, तो ये यहाँ पे दिया और इसको बाहर रिमूव किया। तो अब की बार जो डबल बॉन्ड बना
यहां पे बनेगा। कितने प्रोडक्ट बनेंगे? एक ही प्रोडक्ट बनेगा, यहां पे डबल बॉन्ड नहीं बनेगा। समझा? चलो क्वेश्चन नंबर 18 हो गए। अब इसी पे बेस एक और सवाल होगा। क्वेश्चन नंबर 19 को देखो। क्वेश्चन नंबर 19, तो यहाँ पे दो रिएक्शन दे रखा है R1 एंड R2। अब बताना है कि R1 और R2 में किसका रेट ज्यादा होगा, R1 का रेट ज्यादा होगा या R2 का रेट ज्यादा होगा। तो देखो R1 में जो प्रोडक्ट बन रहा है वहां पे भी प्रोडक्ट सेम बन रहा है, और R2 में जो प्रोडक्ट बन रहा है वहां पे भी प्रोडक्ट सेम बन रहा है। एक सेकेंड यहाँ पे रुक जाओ, मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्योंकि यहाँ पे CD2 डबल बॉन्ड CH एंड CD3 है, जबकि यहाँ पे सभी के सभी क्या है, हाइड्रोजन है। यहाँ पे सारे के सारे क्या है, हाइड्रोजन है। देखो तो बॉन्ड स्ट्रेंथ तो दोनों का क्या आ रहा है, सॉरी प्रोडक्ट क्या है, दोनों का सिमिलर आ रहा है। तो हमने सवाल क्या पूछा कि R1 और R2 में कौन सा ज्यादा होगा। तो सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना होगा कि वेदर इट इज E1 वेदर इट इज E2। तो हमारा रिएक्शन देखो क्या सा रिएक्शन, ये स्ट्रॉन्ग दे रखा है, मतलब ये भी E2 है और ये भी E2 है। अब अगर E2 है तो आप E2 में पता है कि एक ही स्टेप होता है और वही क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में दोनों ही चीज पे डिपेंड करना है, न्यूक्लियोफाइल पे भी और लिविंग ग्रुप पे भी। तो न्यूक्लियोफाइल तो सेम है, तो न्यूक्लियोफाइल हमारा यहाँ पे क्या आ गया, सेम आ गया। मगर यहाँ जो H है, एक जगह H है और एक जगह D है, तो D का बॉन्ड ब्रेक करना क्या होता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि D इज द हैवियर आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर आइसोटॉप हैवियर है तो उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा, टूटने में क्या लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसके बॉन्ड को टूटने में टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो इसका R2 रेट क्या हो जाएगा, R1 से कम हो जाएगा। तो R1 विल बी ग्रेटर देन R2। ये चीज समझा? अब देखो अगर यहाँ पे एक और ऐड कर दिया जाए, एक इस तरह से ऐड कर दिया जाए CH3 CH एंड CD3 एंड X, और इसका भी जो रिएजेंट रखा है अल्कोहलिक KOH ही रखा है, हीटिंग भी दे रखा है, और रेट इज R3। अब बताओ क्या होगा। अब देखो यहाँ पे जो बॉन्ड पहले टूट जाएगा, कौन सा बॉन्ड टूटेगा, तो यहाँ पे एक चीज और मेंशन करता हूं मैं, ये 1 इक्विवेलेंट है, इसको भी 1 इक्विवेलेंट लिया, इसको भी 1 इक्विवेलेंट लिया। अब पूछा गया है रेट कंपेयर करो। तब देखो 1 इक्विवेलेंट लिया गया मतलब एक ही बॉन्ड बनने हैं, एक ही डबल बॉन्ड बनाने हैं। तब एक डबल बॉन्ड बनाने में यहाँ पे कौन पार्टिसिपेट करेगा, H या D, H पार्टिसिपेट करेगा। तो इसका और इसका रेट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, और इसका रेट क्या होगा, इन दोनों से ही कम हो जाएगा। तो R1 will be equal to R3 that will be greater than R2। ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 हो गए, क्वेश्चन नंबर 19 हो गए। चलो 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 पे चलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में बताइए, फाइंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट। सवाल काफी अच्छा है कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट बताने हैं आपको। अल्कोहलिक KOH है तो कितने जितने प्रोडक्ट बन सकते हैं सभी बनाने हैं। तो अब अगर मैं सारे प्रोडक्ट बनाऊं तो क्या क्या बन सकते हैं, तो मैं देखता हूं यहाँ पे कि ऐसा कर लो, इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड बना दो, क्योंकि देखो ये हमारा अल्फा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन और ये भी बीटा कार्बन, इसके पास भी हाइड्रोजन, इसके पास भी हाइड्रोजन, इसके पास भी हाइड्रोजन। मीन्स तीनों साइड पे एलिमिनेशन रिएक्शन पॉसिबल है। तो तीनों ही साइड पे एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है, पॉसिबल है। और यहाँ पे CH3, तो ये प्रोडक्ट बन सकता है। तो अगर हमने देखो E2 रिएक्शन ही होगा ना, ये तो देखो इसको देख के तो क्लियर है रिएक्शन क्या होना है, E2 होना है। तो एक डबल बॉन्ड यहाँ बन सकता है, दूसरा डबल बॉन्ड देखो कहाँ बनेगा। तो अब की बार डबल बॉन्ड मैं यहाँ बना दो, ग्रुप को यहाँ रख दिया, साथ ही साथ यहाँ पे H और यहाँ पे CH3। क्या और कोई प्रोडक्ट बनेगा, तो हाँ सर एक और बन सकता है ना, उस वाले को देखो। वो क्या हो सकता है कि डबल बॉन्ड अब की बार इस साइड वाले से पे बने, इस साइड वाले पे बनाओ। डबल बॉन्ड यहाँ बना दिया, मिथाइल यहाँ पे रख दिया है, और यहाँ पे H है और यहाँ पे
और यहाँ पे हमारे आ गए CH3। अब पूछा जाए तो अब देखो हम देखेंगे तो क्या पता चलेगा कि ये दोनों सिमिलर हैं, एक जैसे। तो मतलब सर एक प्रोडक्ट तो ये हो ही गया हमारा, मगर ये दोनों दिखने में क्या है, एक जैसे हैं, तो क्या होने चाहिए, एक ही प्रोडक्ट होना चाहिए। हम बोल सकते हैं कि सर दोनों क्या है, डबल बॉन्ड इधर बनाओ या इधर बनाओ, बात तो एक ही है। इस बार इधर से काउंट किया, इस बार इधर से काउंट किया, क्या एक ही चीज है क्या ये दोनों, क्या ये दोनों एक होगा क्या? अगर आप बोले कि सर एक है, मतलब मैं आप इसको पलट के रख दो, ये जो वो है ना H को ऊपर CH3 को नीचे, तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, पर डबल बॉन्ड यहाँ आएगा तो ये H क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं कि इस वाले को मैं 180 डिग्री इस एक्सिस के अबाउट 180 डिग्री पे रोटेट कर दूं, मतलब इस साइड को इस तरफ भेज दूं और इस वाले साइड को लेफ्ट साइड रख दूं। क्लियर? मतलब जो H बिलो है वो क्या हो जाएगा, अगर 180 डिग्री पे रोटेट किया इस एक्सिस के अबाउट, तो H अब आ जाएगा, CH3 बिलो चला जाएगा और डबल बॉन्ड इस साइड आ जाएगा, मतलब डबल बॉन्ड इस साइड आएगा। मगर उस ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हो रहा है, CH3 नीचे जा रहा है। बात समझ रहे हैं कि CH3 नीचे जा रहा है, मतलब ओरिएंटेशन जो ग्रुप्स का है वो सेम नहीं रह जाएगा। आप इस चीज को ऐसे भी चेक कर सकते हैं, अगर मैं RS ये कैरल सेंटर है ना ये, तो अगर मैं इसके अबाउट RS निकाल के देखूं, RS निकाल के देखो यहाँ पे कि अलग अलग है यानी, तो अगर मैं देखने चलूं तो देखो ये जो है इसको मैं सिमेट्रिकल में डिवाइड कर दूंगा, तो ये साइड तो फर्स्ट आ जाएगा, ये साइड सेकेंड आ जाएगा, ये साइड थर्ड आ जाएगा। ये आपको आना चाहिए क्योंकि मैंने कई बार पढ़ा रखा है। तो रोटेशन देखो क्या आ रहा है, रोटेशन हमारा अब की बार रोटेशन हमारा आ रहा है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और फोर्थ ग्रुप बिलो द प्लेन, तो क्या हो जाएगा R। यहाँ पे देखो अब की बार ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है और ये थर्ड है, रोटेशन क्या आ गया, एंटी क्लॉकवाइज, और H क्या है बिलो द प्लेन, तो क्या आ गया S। मतलब ये R आ रहा और ये S आ रहा, इसका मतलब दोनों ही क्या है, डिफरेंट हैं, तो दोनों को काउंट करना पड़ेगा। क्लियर है? तो बात क्या है कि अगर कायरल सेंटर दे रखा है, अगर मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर दे रखा है, तो हमें प्रोडक्ट को थोड़ा सोचकर लिखना पड़ेगा। क्लियर है कि आपको चेक करने पड़ेंगे कि दोनों फॉर्म बन रहे हैं या नहीं। कभी बन भी सकते हैं, कभी नहीं बनेंगे, अलग अलग कंडीशन। जैसे इस वाले में देखो यहाँ नहीं बन सकता ना, क्योंकि यहाँ पे दोनों ग्रुप क्या है, एक जैसे थे, कायरल ही नहीं रह गया ना इस वजह से। पर यहाँ पे ये सेंटर कायरल है, यहाँ पे सेंटर कायरल है। तो जब भी कायरल सेंटर मॉलिक्यूल्स में दे रखा हो या कायरल सेंटर के अबाउट रिएक्शन हो पा रहा हो, तो आपको सारी पॉसिबिलिटीज चेक करनी चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 तक हो गए। चलो अब नेक्स्ट पार्ट पे चलो। तो देखो जो हमने SN1 और SN2 को डिफरेंशिएट करने के लिए टेबल बनाया था, सेम टेबल हमने बनाया है SN1, SN2, E1, E2 सभी को मिलाकर डिफरेंशिएट करने के लिए। तो अब आ जाते हैं इस वाले को, देखते हैं हम लोग क्या क्या कर सकते हैं इस वाले में। चलो तो सबसे पहले देखो क्या है, मिथाइल दे रखा है। पुअर न्यूक्लियोफाइल तुम्हें पता है, मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल पता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल पता है, बल्कि न्यूक्लियोफाइल लास्ट क्लास में हमने बताया बल्कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, आई थिंक लास्ट क्लास में ही बताया है कि बल्कि न्यूक्लियोफाइल के बारे में बताया, किस किस न्यूक्लियोफाइल को बल्कि न्यूक्लियोफाइल करते हैं, 4 के नाम भी लिखवाए हैं। तो हमें बेसिकली वही 4 हमारे यूज में आते हैं, तो उसी 4 को हमें कंसिडर करके आगे बढ़ने हैं। तो चलो इस वाले में आ जाओ। तो जब भी मिथाइल है और पुअर न्यूक्लियोफाइल है, तो पता है कि मिथाइल कभी भी SN1 नहीं देता, हमेशा SN2 देगा। मॉडरेट है तो भी ये SN2 देगा, और स्ट्रॉन्ग है तो भी ये SN2 देगा, बल्कि है तो भी ये SN2 देगा। एलिमिनेशन ये दे नहीं सकता, एलिमिनेशन ये दे नहीं सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि इसके पास बीटा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए बीटा हाइड्रोजन नहीं है तो ये एलिमिनेशन नहीं दे सकता। चलिए दूसरे वाले पे आइए, पुअर निकल दूसरे वाले पे 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप है, तब क्या करेंगे? तब देखो 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप में पुअर न्यूक्लियोफाइल पता है तुम्हें क्या देता है, 1 डिग्री अल्काइल में पुअर न्यूक्लियोफाइल क्या देगा? तो आपने पढ़ रखा है कि 1 डिग्री है और पुअर है तो भी ये क्या देता है, SN2 देता है। मॉडरेट होगा तो क्या देगा, मॉडरेट भी यहाँ पे SN2 देगा, स्ट्रॉन्ग होगा तो ये भी SN2 देगा, और बल्कि हो जाएगा तो ये क्या दे देगा हमारा, ये हमारा E2 रिएक्शन दे देता है। ये चीज क्लियर है? देखो 1 डिग्री तक तो आसान होता है, कोई दिक्कत नहीं हुई इस दोनों में, मिथाइल वाले में और 1 डिग्री में, इन दोनों में कोई दिक्कत नहीं होती। अब सेकेंडरी और टर्शियरी के लिए आप सोच करके लिखिए। आप 2 मिनट टाइम लीजिए, पहले लिखिए, वीडियो पॉज कीजिए, लिखिए इसको, फिर हम आगे बताते हैं।
चलो इस वाले सवाल पे आ जाओ, सॉरी सवाल नहीं, इस पे आ जाओ। चलो वो आपने सोच लिया होगा और आपने लिख भी लिया होगा, तो मैं अभी आंसर बताता हूँ उसका, देखो क्या होगा और आप मैच करके देखेंगे। तो देखो सेकेंडरी में मैंने क्या बताया था, अगर पुअर न्यूक्लियोफाइल है तो SN1। अब देखो SN1 पुअर न्यूक्लियोफाइल SN1 भी दे सकता है और E1 भी दे सकता है, तो ये E1 भी दे सकता है। SN1 कब देगा, जब टेम्परेचर, जो टेम्परेचर है लेस देन 20 और जब टेम्परेचर मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस होगा तो क्या कौन सा दे देगा, E1 दे देगा। उसी तरह अगर मॉडरेट में चला, मॉडरेट वाले में देखो क्या होगा, मॉडरेट वाले में बता रखा है मॉडरेट यहां भी कौन सा रिएक्शन देता है, SN2 देता है। स्ट्रॉन्ग भी SN2 देगा, बट जब ही हम इसके पास चलेंगे, इस वाले के पास चलोगे तो ये क्या देगा, एलिमिनेशन दे देगा, E2 रिएक्शन दे देगा। 3 डिग्री पे आ जाइए तो पता है पुअर क्या देता है, SN1 और इसके लिए टेम्परेचर और SN2 3 डिग्री SN1 भी दे सकता है और 3 डिग्री हमारा E1 भी दे सकता है। तो SN1 कब देगा, जब टेम्परेचर लेस देन 20 डिग्री, और E1 कब देगा, जब टेम्परेचर ग्रेटर देन 50 डिग्री सेल्सियस। उसी तरह मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल भी सेम, क्योंकि 3 डिग्री तो SN2 देता नहीं है ना, तो क्या आ गया हमारे पास SN1, और SN1 कब होगा, व्हेन टेम्परेचर विल बी लेस देन 20 डिग्री एंड E1 कब होगा, व्हेन टेम्परेचर विल बी मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस। अब देखो इस वाले में स्ट्रॉन्ग, तो देखिए 3 डिग्री जब भी दिखे आपको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बल्कि न्यूक्लियोफाइल, आंख बंद करके आप क्या लगाए, E2 रिएक्शन लगाए, क्योंकि 3 डिग्री का E2 देने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है। थोड़ा सा भी टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन कराओगे ना, पुअर वाले भी रिएक्शन दिए आएंगे, मगर पुअर और मॉडरेट हमेशा E1 देंगे, बाकी दोनों E2 रिएक्शन देंगे। क्लियर है। तो देखो ये थोड़ा चार्ट आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इसका काफी यूज है, आप बार बार सवाल में कंफ्यूज करेंगे, क्योंकि सवाल में आपको सेपरेट नहीं मिलेगा कि यहाँ पे SN1 लगाओ या यहाँ पे SN2 लगाओ, ऐसा कुछ सेपरेट नहीं मिलना है। आपको सारे क्लब मिलेंगे, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि SN1 कब होगा या SN2 कब होगा या E1 कब होगा या E2 कब होगा। तो ये एक रफ नॉलेज है, एक रफ इंफॉर्मेशन है जिसका आप यूज कर सकते हैं। और भी कुछ प्रिसाइज चीजें हैं, बट उतना डीप में कभी पूछता नहीं, तो हम उतने डीप तक जाएंगे भी नहीं। हमारे सवाल इस टेबल से ऑलमोस्ट बन जाएंगे। क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट पे चलिए, यहां से आगे बढ़ा जाए। आप एक बार ये पुअर, मॉडरेट, स्ट्रॉन्ग और बल्कि न्यूक्लियोफाइल को अरेंज कर ले और याद कर ले। लास्ट क्लास में उसके लास्ट टू लास्ट क्लास में बता रखा है ये सब, SN1 SN2 में ही बताया है। तो चलो अभी कुछ सवाल है, अभी आपके पास कुछ सवाल आएंगे, इन सारे सवाल पे आपको डिसाइड करने हैं और प्रोडक्ट भी लिखने हैं कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, कब SN1 होगा और कब SN2 होगा। ये सारे सवाल आपको करके बताने हैं। चलो क्वेश्चन नंबर, मार्किंग नहीं कर रखा है, चलो मैं मार्क कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, चलिए बताइए इस वाले में कौन सा प्रोडक्ट देगा। 3 डिग्री है ना, पुअर न्यूक्लियोफाइल और टेम्परेचर देखो कम है, तो कौन सा रिएक्शन दे देगा यहाँ पे, SN1। क्लियर है। यहाँ पे बताओ SN1 में प्रोडक्ट क्या आ जाएंगे, यहाँ पे OH किसी साइड लिखो, क्योंकि ये कायरल तो है नहीं। अब यहीं पे देखो टेम्परेचर 100 डिग्री, तो प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड और 2 मिथाइल ग्रुप, ये आ जाएगा, क्योंकि यहां से किसी भी एक से H को हटाओ, डबल बॉन्ड बना दो, दोनों मिथाइल एक साइड आ जाएंगे। RO माइनस, टेम्परेचर नहीं दे रखा है, तो देखिए जब भी टेम्परेचर नहीं दे रखा है तो क्या ले आप लोग, रूम टेम्परेचर ले। रूम टेम्परेचर कितना होता है, 27 to 30 डिग्री, ये होता है ना, 27 डिग्री बेसिकली एज्यूम करते हैं हम लोग। तो ये टेम्परेचर कितना हो गया, ये 20 डिग्री से तो ज्यादा है मगर 50 से कम है। तो आपको क्या बताया, 20 और 50 के बीच में हमेशा कौन सा रिएक्शन होता है, दोनों ही हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है ना, E1 भी हो सकता है और E2 भी हो सकता है, सॉरी E1 नहीं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है ना, तो SN2 और E2 दोनों ही हो सकता है। तो अब ये किस पे डिपेंड करेगा, तो बताया था टेम्परेचर, मगर अगर 20 और 50, 20 के बिलो SN2, 20 के अबव E2, बट अगर टेम्परेचर 20 और 50 के बीच में है तो दोनों ही एक मेजर अमाउंट में बनेंगे, दोनों ही मेजर अमाउंट में बनेंगे, मगर SN2 जो है, SN2 हमेशा E2 पे डोमिनेट करेगा।
ये चीज क्लियर है? क्लियर। बट यहाँ पे हमारे पास क्या है, सबसे अच्छी बात हमारे लिए क्या है कि 3 डिग्री है, और 3 डिग्री तो SN2 कभी देता ही नहीं सर, तो ये तो इसके तो चांसेस ही चले गए ना। तो अब क्या हो गया यहाँ पे भी हमारे पास, तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड और दोनों मिथाइल। OH बल्कि है, 100% क्या देता है ये, E2 देता है। E2 रिएक्शन देगा तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या आ जाएंगे, ये आ जाएंगे। क्लियर है? मतलब ये हमारा क्या दे गया, ये हमारा E1 दिया, ये हमारा E2 दिया, और ये भी हमारा E2 देता है। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन का अब तुम लोग करके बताओ। वीडियो थोड़ा पॉज कर लेंगे, सवाल को करेंगे, फिर आंसर चेक करेंगे। चलिए पहले वाले में देखिए, न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल, टेम्परेचर काफी ज्यादा 3 डिग्री है ना, टर्सरी है, 3 डिग्री है, कौन सा रिएक्शन देगा, तो ये हमारा E1 दे देगा। अब E1 में यहाँ पे क्या बन जाएंगे, तो जब भी आप E1 रिएक्शन कराओगे तो ये ग्रुप होगा यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास CH3, यहाँ पे हमारे पास PH, और यहाँ पे क्या बन गए प्लस। अब देखो यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन, यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन, किसको लेकर के चलेगा, तो सेल्जर प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है, हमेशा नहीं, जनरली। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाइए और यहाँ पे पीएच को अटैच कर दीजिए। क्लियर है? क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है। यहाँ भी डबल बॉन्ड बनेगा बट दैट विल बी द माइनर प्रोडक्ट। तो मैं सिर्फ क्या लिखा यहाँ पे, मेजर प्रोडक्ट लिखा हूं। अच्छा ये बताओ, क्या कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट होगा या नहीं? सर करा सकते हैं ना, यहाँ पे लेके चलो तो यहाँ पे 3 है पर कंजुगेशन, यहाँ पे लेके चला 2 4 1 5 है पर कंजुगेशन, मगर यहाँ पे इसके पास रेजोनेंस भी है, इसीलिए इस कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगा। चलो इस वाले का बताओ, तो इस वाले में यही बनेगा कार्बोकैटायन हमारा। अब क्या करने हैं, आरओएच का अटैक कराना है, तो यहीं पे आरओएच का अटैक करा दीजिए। प्रोडक्ट मैकेनिज्म SN1 हो जाएगा, और प्रोडक्ट में यहाँ पे पीएच, और दोनों ही साइड से, क्योंकि ये सेंटर क्या हो गया, कायरल हो गया, कायरल हो गया तो दोनों ही साइड से अटैक करेगा पीएच, अब से भी और बिलो से भी, और कायरल है तो कितने प्रोडक्ट आएंगे इसके, 2 प्रोडक्ट आएंगे, दोनों ही मेजर होंगे ना, क्योंकि वो दोनों क्या है यहाँ पे, इनैंसियोमर है, इनैंसियोमर है। अच्छा सॉरी, मेजर पूछा जाए तो कौन सा बताओगे, इनवर्जन मेजर होता है, स्लाइटली ज्यादा होता है ना, क्या बता रखा है, इनवर्जन हमेशा रिटेंशन से स्लाइटली ज्यादा होता है, तो वो कभी आपको पूछा नहीं जाएगा कि इसमें मेजर, इसमें बस मेजर प्रोडक्ट का मतलब होगा कि कहां पे अटैक हुआ, वही हमारा मेजर प्रोडक्ट में आएगा। ये चीज क्लियर है? तो यहाँ पे कितने प्रोडक्ट बनेंगे, 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक R फॉर्म और एक S फॉर्म। अब R फॉर्म ज्यादा होगा या S फॉर्म नहीं कह सकते, वो हमें पता नहीं होता ना कि कौन सा R फॉर्म है, कौन सा R फॉर्म, S फॉर्म तो पता है, मगर R फॉर्म का ऑप्टिकल रोटेशन क्या है, S फॉर्म का ऑप्टिकल रोटेशन क्या है, ये हमें पता नहीं चल पाता, इसलिए हम उसको नहीं बता पाते। चलो क्वेश्चन नंबर सॉरी थर्ड पार्ट पे आ जाइए। फिर क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस दे रखा है हमारे पास, 3 डिग्री है, क्या कराओगे, E2 करा दो भाई। E2 कराओगे कहाँ पे, इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड बना दीजिए। अब देखो यहाँ पे E2 करा रहे हैं, तो जो डबल बॉन्ड बन रहा है हमारा, मतलब ये सेम प्रोडक्ट लिख लो, ये वाला सेम जो दे रखा है, ये प्रोडक्ट आ जाएगा आपकी बात भी है ना, E2 में भी सेम प्रोडक्ट आ जाएगा, मगर इस वाले में बल्कि बेस है ना, बल्कि बेस है तो कौन सा प्रोडक्ट देगा, ये हॉफमैन देगा। हॉफमैन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। बता रखा है कि अगर बेस बल्कि हो और लिविंग ग्रुप बल्कि हो तो कौन सा प्रोडक्ट आता है, हॉफमैन प्रोडक्ट आता है। तो ऐसे कंडीशन में जो प्रोडक्ट आ जाएगा हमारा वो कुछ इस टाइप का होगा। इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड और यहां पे आ गया पीएच। अब इस वाले सवाल पे आ जाओ, तो इस वाले पे देखिए हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल है, वीक न्यूक्लियोफाइल है, टेम्परेचर क्या है, काफी कम है, टेम्परेचर 15 डिग्री, मतलब मैकेनिज्म क्या होगा, ये SN1 मैकेनिज्म हो जाएगा, SN1 मैकेनिज्म होगा। वीक बेस है, सॉरी वीक न्यूक्लियोफाइल है और टेम्परेचर भी 20 डिग्री से कम है, तो प्रोडक्ट में क्या आएगा, इट विल गिव SN1 प्रोडक्ट। अब यहाँ पे देखो न्यूक्लियोफाइल हमारा क्या है, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है। अब स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन क्या देगा, ये टेम्परेचर नहीं दे रखा है, तो प्रोडक्ट में क्या आएगा, SN2 आ जाएगा।
SN2 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिख लें हम लोग SN2। यहाँ पे देखो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, रिएक्शन मैकेनिज्म और टेम्परेचर नहीं दे रखा ना, तो रूम टेम्परेचर में क्या है, सब्स्टिट्यूशन का प्रोडक्ट एलिमिनेशन पे डोमिनेट करता है, स्लाइटली डोमिनेट करता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा SN2। यहाँ पे बताओ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा E2 आ जाएगा। क्लियर है, ये सारे सवाल हो गए। चलो नेक्स्ट पार्ट पे चले। तो रिएक्शन और अल्कोहल, बेसिकली इलिमिनेशन रिएक्शन देखने, कहाँ पे देखने, अल्कोहल के ऊपर इलिमिनेशन रिएक्शन देखने। तो देखो अल्कोहल के ऊपर हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखा था, एसिडिक मीडियम में कैसे होता है। अब देखो इलिमिनेशन रिएक्शन कैसे होगा अल्कोहल पे, तो मैकेनिज्म सेम होने वाला है, क्योंकि एसिडिक मीडियम रखा है ना, वहां भी एसिडिक मीडियम रखा था, तो क्या होता अल्कोहल पे SN1 हुआ था। यहाँ पे क्या होगा हमारा, यहाँ भी हमारा जो रिएक्शन होगा वो E1 मैकेनिज्म से होगा। E1 मैकेनिज्म से कैसे होगा, तो देखो इसका मैकेनिज्म देखो, इस वाले का क्या होगा, सबसे पहले H+ आया ना, तो ये अपना लोन पेयर H+ को सप्लाई करेगा। अगर लोन पेयर सप्लाई किया तो H और यहाँ पे क्या आ गया प्लस, नाउ इट विल बी अ बेटर लिविंग ग्रुप, तो वाटर रिमूव करेगा और यहाँ प्लस आ जाएगा। अब देखो इस प्लस के इन्फ्लुएंस में हमारा ये H क्या एसिडिक है, तो अब हमारे पास क्या है HSO4 माइनस N हीटिंग दे रखा है, ये दे रखा है। तो अब ये देखो यहां से भी लेके जा सकता है और यहां भी से लेके जाता है, कहां से लेके जाएगा, दोनों से लेके जाएगा, प्रोडक्ट क्या बनेंगे, दोनों ही बनेंगे, और उसमें से एक क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। तो ये क्या हो गया हमारा, मेजर हो गया, और ये क्या हो गया हमारा, माइनर हो गया। एक मेजर प्रोडक्ट और दूसरा माइनर प्रोडक्ट आ जाएगा। समझ गए। तो इसी मैकेनिज्म से क्या होता है, अल्कोहल पे E1 रिएक्शन होता है। SN1 और E1 में क्या डिफरेंस है, टेम्परेचर अगर ज्यादा रहेगा तो एलिमिनेशन, टेम्परेचर कम रहेगा तो सब्स्टिट्यूशन। बट देखो अल्कोहल पे ना रिएक्शन काफी ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 एंड टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। टेम्परेचर वेरी करते हैं ना, प्रोडक्ट इसमें काफी ज्यादा वेरी करते हैं। तो बेसिकली इसका ज्यादा डिस्कशन हम लोग अल्कोहल के चैप्टर में करेंगे, मगर कुछ चीजें जो याद रखने के लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, उसको आप थोड़ा ध्यान रखेंगे कि क्या है कि अगर हमने H2SO4 के साथ अल्कोहल का रिएक्शन कराया और टेम्परेचर अगर हमने वहां पे 170 डिग्री सेल्सियस रखा और 140 डिग्री सेल्सियस एंड 1110, तो ऐसे कंडीशन में E1 रिएक्शन आता है और प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा, अल्कीन आ जाएगा। और अगर H2SO4 एंड हमने रिएक्शन कहां पे कराया है, 140 डिग्री पे रिएक्शन कराया, तो देखो ऐसे कंडीशन में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनते हैं वो हमारा प्रोडक्ट ईथर बन जाता है। क्या बन जाएगा, ईथर। यहां पे क्या बनेगा, अल्कीन। और अगर इसी को हमने 110 डिग्री पे रिएक्शन कराया तो HSO4 जो यहाँ पे निकला तभी पीछे वाले स्टेप में वही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे देगा और यहाँ पे HSO4 अटैच हो जाएगा। तो ये तीन चीज आप याद रखेंगे कि अगर H2SO4 का रिएक्शन हमने 170 या इसके अबव टेम्परेचर पे कराया तो एलिमिनेशन रिएक्शन E1 एलिमिनेशन हो जाएगा। अगर इसको 140 या उसके ज्यादा टेम्परेचर पे रखा तो ये कौन सा रिएक्शन दे देगा, हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे देगा, E1 दे देगा, और प्रोडक्ट क्या आ जाएंगे, ईथर आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 हो गया ना, सॉरी वहां 5 नहीं 4 होने चाहिए, इस वाले को हटाओ, 4 हो जाएंगे। और अगर हमने रिएक्शन 110 डिग्री सेल्सियस पे कराया तो यहां भी रिएक्शन क्या होगा, SN1 ही होगा, मगर न्यूक्लियोफाइल चेंज कर जाएगा और HSO4 का अटैक हो जाएगा। बेसिकली देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही बनेगा 170 पे, सिर्फ यही बनेगा 140 पे, सभी बनते हैं, ये तीनों ही बनेंगे, हर एक कंडीशन में ये तीनों ही बनेंगे। मगर बात ये है कि 110 पे नीचे वाला ये वाला प्रोडक्ट सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग, 140 पे ये सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग और 170 के ऊपर ये सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग हो जाता है। चलो अब उसी तरह एक और रिएक्शन है Al2O3 के साथ NP2O5, चाहे ये ले लीजिए चाहे ये ले लीजिए। देखो ये भी आपको ध्यान में रखने हैं कि ये भी रिएक्शन क्या होता है, मैकेनिज्म आसान है, ज्यादा टफ नहीं है, मगर किसी यूज का नहीं है, मैकेनिज्म कहीं नहीं पूछा जाता इसका, इसीलिए मैं मैकेनिज्म पे डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। क्या याद रखने की बातें बस उतना बता रहा हूं। ये कौन सा मैकेनिज्म देता है, E2 देता है। हमेशा जो प्रोडक्ट बनेगा सेटजर प्रोडक्ट ही इसका
मेजर प्रोडक्ट बनता है। क्लियर है? Al2O3 and P2O5 से जब भी रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन क्या मैकेनिज्म क्या होगा, E2 होगा, और कौन सा प्रोडक्ट आएगा, सेटजर प्रोडक्ट जो आएगा, सेटजर प्रोडक्ट ही इसका मेजर प्रोडक्ट होता है। तो इसमें सिर्फ एक प्रोडक्ट ही कंसीडर करें, कौन सा, सेटजर प्रोडक्ट, मतलब सेटजर प्रोडक्ट ही क्या होंगे, इसका मेजर प्रोडक्ट है। देखो हॉफमैन प्रोडक्ट इसमें भी बनेगा मगर बहुत कम अमाउंट में, तो मेजर प्रोडक्ट के तौर पे कौन आ जाएगा, सेटजर प्रोडक्ट आ जाएगा। क्लियर है? चलो फिर तो आज की क्लास यही बंद करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में।